नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन का। पिछले वीडियोज में नाउन के जो वीडियोज मेरा यूट्यूब चैनल जो है इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, उसका प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने नाउन शुरू किया था। नाउन में जो वीडियोज गए हुए हैं उनमें क्या चर्चा हुई है, उनमें चर्चा हुई है कि नाउन कितने तरह के होते हैं, नाउन है क्या, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, क्यों नाउन आया, क्या जरूरत पड़ी हमें नाउन बनाने का ग्रामर में। फिर 5 तरह के जो नाउन्स होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये क्यों आए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल का किसमें लक्षण होता है, किसको काउंटेबल कहेंगे, किसको अनकाउंटेबल कहेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी पिछले वीडियोज में। और फिर हम लोग डिफाइन करने चले एक एक करके सबको। तो इसी क्रम में कॉमन और प्रॉपर पिछला वीडियो में डिफाइन किया हुआ एग्जाम्पल के साथ बड़ा अच्छा तरीका से है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्शन माने होता है झुंड, कलेक्शन माने होता है ग्रुप। झुंड का नाम या ग्रुप का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब झुंड का नाम क्या हुआ? तो आप देखिएगा लिखा हुआ है क्लियरली कि काउंटेबल नाउन रहेंगे, है ना। 2 या 2 से ज्यादा, ढेर सारे कहते हैं बेहतर होता है, लेकिन 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 को ही ग्रुप कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर रखिएगा। अगर फिर भी डाउट हो रहा है या जो नहीं पढ़े काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो चैप्टर 1 जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है उसमें जाके आप पढ़ लीजिए। और पीडीएफ भी डला हुआ है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, पूरा 7वां वीडियो जो 7th वीडियो है उस पे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पीडीएफ भी डाला हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे भी पढ़ा हुआ है, डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आसान भाषा में है, सुगम शब्दों में है, पूरा प्रतिदिन लाइफ में जो चलता है वैसा एग्जाम्पल दिया गया है, एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो बहुत सारा काउंटेबल नाउन अगर एक जगह जमा हो जाए तो एक ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप के, उस झुंड के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। मतलब कोई जो झुंड होता है तो उसको हमेशा ग्रुप ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसका अलग नाम भी होता है। जैसे अगर कहें गाय का, बकरी का, भेड़ का, हाथी का, इन सब का ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हर्ड, HERD। अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ काउज कहने से बेहतर कहना चाहिए हर्ड ऑफ काउज। ग्रुप ऑफ गोट्स कहने से बेहतर कहना चाहिए हर्ड ऑफ गोट्स। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बंदरों के झुंड को क्या कहते हैं? ट्रूप। अब अगर आप कहोगे कि छत पे बंदरों का एक झुंड बैठा हुआ है, कहेंगे ए ट्रूप ऑफ मंकीज इज सिटिंग ऑन द रूफ। ए ट्रूप ऑफ मंकीज इज सिटिंग ऑन द रूफ। इज एमआर पे मत जाइएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसा मत समझिएगा मंकीज है तो आर लगेगा लास्ट में, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम लोग अभी शुरू करेंगे नाउन के बाद तब समझ में आ जाएगा। सही यही है, ए ट्रूप ऑफ मंकीज, लास्ट में होगा मंकीज, लेकिन होगा इज सिटिंग। कितना झुंड है? एक झुंड। मंकीज को देख के आर मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ए ट्रूप ऑफ मंकीज इज सिटिंग ऑन द रूफ कहेंगे, बजाय इसके कि ए ग्रुप ऑफ मंकीज इज सिटिंग ऑन द रूफ। नहीं, ग्रुप नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करने चाहिए? ट्रूप। जैसे कहेंगे कि जंगल के उस तरफ, उस हिस्से में शेरों के एक झुंड को देखा गया है, तो क्या कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ लायंस हैज बीन फाउंड ऑन दैट सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। नहीं, क्या कहेंगे? ए प्राइड ऑफ लायंस। ए ग्रुप ऑफ लायंस नहीं, ए प्राइड ऑफ लायंस। झुंड का भी अलग अलग नाम होता है। प्राइड कहोगे लोग समझ जाएंगे शेरों के झुंड की बात हो रही है, आप हर्ड कहोगे लोग समझ जाएंगे भेड़, बकरी, गाय, बैल के झुंड का बात हो रहा है। आप पार्लियामेंट कहोगे लोग समझ जाएंगे उल्लुओं के झुंड की बात हो रही है। कहोगे इस पेड़ की डाली पे उल्लुओं का एक झुंड बैठा हुआ है, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। नहीं, कहेंगे ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। उस पेड़ की शाखा पे उल्लुओं का एक झुंड बैठा हुआ है, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स कहेंगे। अपराधियों के एक ग्रुप को धर दबोचा गया तो ए गैंग ऑफ क्रिमिनल्स हैज बीन नैब्ड। NAB, नैब माने होता है धर लिया जाना पुलिस के द्वारा।
तो ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स हम लोग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे ए गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो जो अलग अलग नाउन्स होते हैं उनका जो समूह होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप का भी, उस झुंड का भी अलग नाम पड़ता है। उन्हीं झुंड के नामों को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। क्लियर ना? कलेक्टिव नाउन का परिभाषा क्लियर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, बाय गॉड इतना कंफ्यूजिंग है, अगर नहीं पढ़े सही से तो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि, पूरा विश्वास है कि अभी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो आप पढ़िएगा पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एकदम सफेद दूध और पूरा कज्जल पानी जिसको बोलते हैं वैसा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो दोस्तों ये आपके सामने है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अभी जस्ट आपने देखा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। उससे पहले पिछले वीडियोज में दिया हुआ है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन। तो कॉमन प्रॉपर पिछले वीडियो में हो गया। अभी तुरंत हमने देखा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में द्रव्यवाचक और भाववाचक। आप शब्दों पे ध्यान देना कि नाम क्या है इसका। ये लिखा हुआ है द्रव्य। दो शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, है ना। तो जो द्रव है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? द्रव को कहते हैं लिक्विड। इसी को हिंदी में एक और शब्द इसके लिए बोलते हैं क्या? तरल, है ना। इसको या तो तरल बोलते हैं, जिसको लिक्विड बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो द्रव्य है वो क्या होता है? मटेरियल, जो मैटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मटेरियल नाउन है उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको लिक्विड, तरल, मतलब ये पानी जैसा, दूध जैसा खाली मत समझिएगा। इसमें लोहा लकड़ी भी आता है, वो द्रव्य होता है, ठीक है ना। इसमें सोना चांदी भी आएगा। तो तरल जो होता है, द्रव जिसे कहते हैं, और ये द्रव्य, दोनों अलग है। अब ये होता क्या है? तो शुरुआत का ही वीडियो में आपने देखा होगा कि नाउन दो ही तरह के नेचर से क्रिएट हुआ है। एक वस्तुओं का नाम जिनका शरीर होता है, जिनकी वैसी अवस्था होती है जिसको हम छू के महसूस कर सके, जिसमें वजन होता है, जिसमें मास द्रव्यमान होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जो सजीव या निर्जीव अवस्था में पाया जाता है, जो सजीव या निर्जीव की कैटेगरी में रखा जाता है। एक उस तरह का हो गया नाम। तो उसको हम कहते हैं मटेरियल, पदार्थ जिसे कहते हैं। विज्ञान कहता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। तो जो वो तरल होता है वो ये वाला द्रव होता है, लिक्विड वाला। तो जो इन तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं वो सारे के सारे, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो कहलाता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप कहोगे कि फिर तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? शरीर के रूप में तो कुर्सी, टेबल, चमड़ा, लकड़ी, पानी जो भी देख रहे थे वो तो सामने दिख रहा है, उसका वजन होता है, उसको छू सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है ना। एक मेजर डिफरेंस ये भी है। आपको कोई पूछे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक लाइन में कोई अंतर बताओ, तो क्या बताइएगा? सीधा बोलिए कि जिसको छू के महसूस करें, माने महसूस करने के लिए टच करना जरूरी है, उसको कहा जाता है मटेरियल। और जिसको महसूस तो कर सके लेकिन टच नहीं कर सके, उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो तुरंत आपके ऊपर क्वेश्चन दागेगा हवा। सबसे एकदम इजी बेट होता है, माने फंसाने के लिए बकरा जो मिलता है ना शेर को फंसाने के लिए, वो सबसे आसान है हवा। बहुत लोग कंफ्यूज हैं अभी तक कि हवा कौन सा नाउन होगा। देखिए आपने क्या कहा, वैसा नाउन, वैसा वस्तु जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, वो उसको हम छू सकते हैं, छू के एहसास करेंगे कि हाँ ये कुछ है, तो वो होगा मटेरियल। और अगर छू नहीं पाएंगे, हम सिर्फ मन ही मन महसूस करेंगे, तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट। अब लोग कहेगा हवा कैसे मटेरियल नाउन हुआ? भाई मेरे इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूं कि हवा को बिना छुए आप कैसे महसूस करते हैं? आप ऐसे फूंक मारिएगा हाथ में तो हवा टच होता है, फैन ये चलता है तो हवा टच होता है। हवा को आप वस्तु के रूप में नाक से खींचते हैं। आप सोचो, दोनों में अंतर निकालो, आप एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में हवा को रख के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अंतर देखो क्या होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप नदी में नाक बंद कीजिए, पानी के अंदर बैठ जाइए
और प्रेम आपके अंदर है कि नहीं इसको महसूस कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नदी के पानी के अंदर बैठते हैं तो हवा जा रहा है कि नहीं, इस बात को महसूस कीजिए। तीखी मिर्च खा लीजिए तो आप चांद पे भी रहिएगा तो तीखापन महसूस होगा, लेकिन चांद पे हवा महसूस होगी जब तक नाक में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाइएगा, आप पाइप मास्क नहीं लगाइएगा तब। तो हवा को हम देख नहीं सकते हैं, हवा गैस है गैस का द्रव्यमान होता है, गैस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। बैलून को जब आप फुलाते हो फूंक मार के तो उसमें हवा भरती है, वस्तु होता है तब ना। बैलून में दुख को भर सकते हैं, बैलून में सुख को भर सकते हैं, बैलून में घृणा बैलून में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, ये सबको भर सकते हैं। ऐसा रहता तब तो मेरे अंदर जितना ईर्ष्या द्वेष है, जितना घृणा है, जितना क्रोध है, सबको बैलून में भर के छोड़ देते, जाओ उड़ के कहीं दूर देश चले जाओ। क्लियर है। हवा को हम देख नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें रंग नहीं होता है, और किसी भी चीज हमें दिखाई पड़े इसके लिए उसमें रंग होना जरूरी होता है, मतलब उसका लाइट का रिफ्लेक्शन होना जरूरी होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे कि सामान दिखती कैसे है, कोई भी चीजें हमें दिखाई कैसे पड़ती है। तो हवा मटेरियल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? मटेरियल फिर से आप देख लीजिए, वैसा अनकाउंटेबल नाउन, वैसा अनकाउंटेबल नाउन मैं कह रहा हूं जो क्या है, पदार्थ है, जो क्या है, पदार्थ है। वैसे अनकाउंटेबल नाउन जो पदार्थ है उनको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि चलो पानी को तो नहीं गिनेंगे, लेकिन पानी के बूंदों को तो गिन सकते हैं, क्योंकि जो होम्योपैथ के डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, जीभ निकालिए 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम में लीजिएगा, तो 10 बूंदों की गिनती हुई ना, वो भी तो पानी है, वो भी तो लिक्विड है, तो गिन तो लिए। तो भाई नाउन जो है, संज्ञा जो है, वो शब्द का ही, नाम का ही खेल है। नाम बदल दिए तो पांचों में से वो किसी में दूसरे में कूद के चला जाएगा, ठीक है। नेताजी ही हैं लेकिन विधायक हैं, तब विधानसभा में बैठेंगे, वही नेताजी हैं, एमपी बन गए तो लोकसभा चले जाएंगे फिर। और लोकसभा बड़ा जगह है विधानसभा से, लेकिन लोकसभा के जो एमपी है विधानसभा में सिटिंग अटेंड करेंगे, माने विधानसभा का जो बहस होगा और जो सारी चीजें होंगी उसमें भाग लेंगे? नहीं लेंगे। शब्द बदल गया, नाम बदल गया तो चरित्र बदल जाएगा, उसकी पहचान बदल जाएगी। बूंद को हम गिनते हैं, बूंद का इंग्लिश क्या होता है? ड्रॉप। और पानी का क्या होता है? वाटर। खून का क्या होता है? ब्लड। मिल्क होता है दूध का। हम बूंद गिन सकते हैं। अब कहोगे 10 लीटर दूध बोला तो 10 लीटर गिने ना, तो हमने मेजरिंग यूनिट को गिना, लीटर को गिनेंगे, बॉटल को गिनेंगे, ड्रम को गिनेंगे, कंटेनर को गिनेंगे, पानी के टंकी को गिनेंगे, कहेंगे 10 टंकी चाहे 10 डब्बा 10 कंटेनर पानी है, तो कंटेनर गिना हमने, पानी नहीं गिना। ऐसा कहेंगे 15 पानी है। काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने क्या बताया कि कुछ भी पूछे आपसे कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो ठीक उसी के पहले नंबर लगा दीजिए। जैसे कि अगर पेन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो पेन के पहले 10 लगा दीजिए, 10 पेन होता है ना, काउंटेबल है। पूछेगा पानी, पानी के आगे 10 लगाइए, 10 पानी नहीं होता है, अनकाउंटेबल। पूछेगा खून, 20 खून नहीं होता है, अनकाउंटेबल। खून माने ब्लड, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो अनकाउंटेबल नेचर के पदार्थ हैं, जो अपने बेसिक फॉर्मेट में पाए जाते हैं, जो वस्तु नहीं है, उनसे कुछ बना हुआ नहीं है, बस वो कंसेप्ट के रूप में, एक नाम के रूप में, जैसे कहा जाएगा लोहा। लोहा क्या है? बहुत सारे मेटल हैं, उनकी पहचान के लिए एक का नाम रख दिया लोहा, एक का नाम रख दिया सोना। वो खुद में एक तरह के नाम हैं कि अगर सोना कहा जाए तो आप समझिए किस मेटल की बात हो रही है, लोहा कहा जाए तो समझिए किस मेटल की बात हो रही है। लेकिन हम जो देखते हैं वो लोहा से, सोना से, लकड़ी से, मिट्टी से बना हुआ सामान या उसके टुकड़े या उसके कण को देखते हैं। पहचान के लिए उसका नाम है, ऐसे उसका जो रियल एग्जिस्टेंस है वो टुकड़ों में है, वस्तुओं में है, कणों में है। लोहा ऐसे एजिव कुछ होता है, सच नहीं है। तो क्या है? जो मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक, हमेशा एक लाइन का याद रखिएगा, वे सारे पदार्थ जो अनकाउंटेबल हैं वो मटेरियल कहलाएंगे, चाहे जो कोई भी हो जाए।
और एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। वे सारे नाम जो क्या बताते हैं? अनुभूति को, एहसास को, स्वाद को, उम्र के पड़ाव को, भावनाओं को। यहां पे हमने सारा एग्जाम्पल दिया है। इतना कुछ अगर नहीं याद है तो बस एक लाइन में जो डिफरेंस हमने अभी आपको बताया, क्या बताया? जिनको हम टच कर लेंगे वो अगर अनकाउंटेबल है, जिस चीज को भी टच कर सकते हैं, छुआ जा सकता है, और वो अनकाउंटेबल है तो होगा मटेरियल। और जो अनकाउंटेबल तो है लेकिन टच नहीं हो सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? वैसा कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी आइटम, कोई भी मटेरियल जिसको महसूस आप तभी कीजिएगा जब टच होगा, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आप मत चले जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे छुएंगे, ऐसे छू रहे हैं इसको तो दिख नहीं रहा है भले इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा सा मिलकर ना ये बना है जी, ये बहुत सारा छोटा छोटा सा मिलकर ना बना है, तो छुआ ही रहा होगा। ठीक है, अभी मत कहिएगा एक इलेक्ट्रॉन। दिखना और टच होना दोनों अलग क्रिया है, ध्यान रखिएगा। वैसी कोई भी चीज जो दिख नहीं रही है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि आंख अगर आप बंद कर लेते हो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सब एब्स्ट्रैक्ट हो गया? नहीं। तो वैसा कोई भी पदार्थ जो टच करने पर एहसास हो कि हाँ यहाँ पे कुछ है, हाँ यहाँ कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, छूने पे एहसास हो और नेचर कैसा हो उसका? अनकाउंटेबल, तो उसको कहते हैं मटेरियल। और अनकाउंटेबल तो हो लेकिन छू नहीं सके, उसका भौतिक अवस्था, शारीरिक मूर्त रूप नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। आप मीनिंग सर्च करोगे, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या हुआ? जिसका मूर्ति का रूप नहीं होता। मूर्ति माने शरीर, जो शारीरिक रूप में पाया नहीं जाता, फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अवस्था होती ही नहीं है उसकी, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? तो कभी भी आपको बोले लोहा, आपके मन में आ जाए कि कहते तो हैं कि 5-6 लोहा लेके आओ, 5-6 लोहा, मेरे भाई कभी नहीं कहा जाता, ये हमारे आपके दिमाग का भ्रम है या फिर गलत यूज आप कर रहे हैं। लोहा का सीट कहेगा 6 गो चदरा ले आओ, चाहे 6 गो रॉड ले आओ, चाहे 6 गो खिड़की ग्रिल ले आओ लोहा से बना हुआ, 6 गो लोहा ले आओ, ये कभी कोई नहीं बोलता होगा। ऐसा कहा जाता है 5 लकड़ी लेके आओ जी, अलाव जलाएंगे, ठंडा है आग जलाएंगे। 5 लकड़ी नहीं, 5 लकड़ी का टुकड़ा, 5 लकड़ी का लठ, 5 लकड़ी का 5 डंडा, लकड़ी का 5 लाठी, लकड़ी का 5 टुकड़ा, 5 लकड़ी नहीं होता है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना। अनाज की, चावल की बात करेगा, आप कहोगे कि आप अनकाउंटेबल बोले, चावल को तो हम गिन सकते हैं, फंसाएगा कैसे आपको कह के कि हाँ जी 1 चुटकी चावल लिए, अब ये बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आप कहिएगा ये तो काउंटेबल है। नहीं, 1 चुटकी चावल रहे चाहे 3 क्विंटल चावल रहे, चावल बोलेगा तो वो होगा अनकाउंटेबल, और दाना चावल का बोलेगा तब होगा काउंटेबल। दाना अलग शब्द है, चावल अलग शब्द है। क्लियर है? टुकड़ा अलग शब्द है और पूरा मटेरियल का नाम अलग शब्द है। ठीक है? जैसे कहेगा चीनी, तो चीनी काउंटेबल नहीं है, लेकिन चीनी के जो दाने होते हैं वो काउंटेबल हैं। अब दिमाग में आएगा कि अरे क्या उटपटांग चल रहा है भाई, चावल का दाना रहे उसको भी चावल ही बोलेंगे? तो नहीं, यही खेल है, भाषा का यही खेला है। नाउन कहता है कि अगर आप नाम दूसरा तरीका से लिखिएगा तो फिर हम भी 5 में से अपना कुर्सी चेंज करते रहेंगे, कभी मटेरियल में जाएंगे, कभी कॉमन में, कभी काउंटेबल में, कभी अनकाउंटेबल में। आप कांस्टेंट रहिएगा तो हम भी कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो चावल के दाने, कोई भी लिक्विड होगा तो उसका बूंद, चाहे उसको रखने के लिए जो कंटेनर यूज होता है, बोतल होता है, टैंक होता है, शीशी होता है, ग्लास होता है, उसको हम गिनेंगे, चावल के दानों को गिनेंगे। कोई भी अनाज हो सब अनकाउंटेबल है, उसका दाना काउंटेबल होता है। और दोनों में फर्क है, दाना अलग शब्द है, चावल, गेहूं, दाल ये अलग शब्द है। या फिर लकड़ी, सोना, चांदी, चमड़ा, प्लास्टिक है ना, तांबा, पीतल, ये कुछ भी बोलेगा तो सब अनकाउंटेबल है। हाँ, तांबा का लोटा काउंटेबल होगा कि हाँ जी 5 लोटा है, 10 लोटा।
काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमेशा दिमाग में रखिए, जिस शब्द के बारे में आपसे पूछे कि बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो ठीक उसके पहले संख्या लगा दीजिए। जैसे आप बाजार जाइएगा तो कहिएगा दुकानदार को कि हमको 7 गो तांबा चाहिए, देगा कुछ नहीं। 7 तांबा का बर्तन चाहिए, लोटा चाहिए, थाल चाहिए, परात चाहिए, कटोरा चाहिए, क्या चाहिए। आप जाइएगा श्रीलेदर में और कहिएगा कि हमको 3 गो चमड़ा चाहिए, क्या 3 गो चमड़ा देगा, वहां तो पूरा सब चमड़े का चीज भरा हुआ है। 3 गो चमड़ा क्या होता है, चमड़ा का आपको सीट चाहिए, चमड़ा का बैग चाहिए, चमड़ा का बेल्ट चाहिए, चमड़ा का पर्स, क्या चाहिए। तो जो वस्तुएं बनी हुई है वो काउंटेबल है, वो कॉमन प्रॉपर में जाएगा। जो ये पदार्थ का नाम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो समझने के लिए कि हाँ चमड़ा बोले तो दिमाग में क्या आ जाए, लोहा बोले तो क्या आ जाए, लिक्विड तो बहुत सारे हैं, दूध बोले तो क्या समझे, खून बोले तो क्या समझे। तो वो पहचान वाला जो नाम है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भावनाएं हमारे अंदर है, मतलब एहसास तो होगा लेकिन आपसे पूछेगा कितना, तो बता नहीं पाइएगा, शब्दों में बयां नहीं हो पाएगा, बस खाली अंदर से महसूस कर सकते हैं। कितना खुश है तो बहुत खुश, कितना बहुत, उसका कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है। अब चूंकि हम लोगों ने पांचों का डेफिनेशन पढ़ लिया, कॉमन का, प्रॉपर का, कलेक्टिव का, मटेरियल का और एब्स्ट्रैक्ट का, सबका डेफिनेशन पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तभी का तभी रिप्लाई करूंगा, देख लिया तब, और अगर लेट से भी देखा तो रिप्लाई तो फॉर श्योर करूंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हो। अब क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के लिए एक लाइन मैंने लिख दिया है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही नेचर से अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन एक पदार्थ को दर्शाता है, भौतिकता को दर्शाता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, और दूसरा भावनाओं को, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। अब पांचों का डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये आता है मुद्दा कि नाउन का परिभाषा जान गए, नाउन क्या होता है, कितना तरह का होता है, सब जान गए। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, जो हम सेंटेंस लिखते हैं, जो ट्रांसलेशन बनाएंगे, जो पैसेज पढ़ेंगे, जो एरर होगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें नाउन को किस तरीके से हम पढ़ के तैयारी करें ताकि हम देख लें कि हाँ नाउन इसमें सही सही यूज में गया है और नाउन पे कोई एरर भी है कि नहीं है। अब क्या करना चाहिए, उसके लिए नाउन का यूजेस पढ़ेंगे कि नाउन का आखिर यूज क्या है। हम तो जान गए कि ये XYZ होता है, इसका यूज क्या है, भाषा में किस तरह से इसको लिखते हैं। तो उसके लिए हम 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे। नाउन को असल में भाषा में 2 एंगल से, 2 टाइप से, 2 प्रकार से, 2 बातों के लिए, आप जो समझ लीजिए, यूज किया जाता है। क्या क्या है ये 2 बात, तो एक है नाउन को उनके फॉर्म के हिसाब से। अब नाउन का जो फॉर्म है वो क्या होता है, उसका नाम होता है सिंगुलर और प्लूरल, है ना, एक वचन और बहुवचन। तो अनुसार ध्यान से यूज करना होता है। जब भी आप लैंग्वेज लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, भाषा लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल भाव देख के आपको सही सही लिखना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, कौन कौन सिंगुलर होता है, कौन कौन प्लूरल होता है, ये सब पढ़ेंगे। 2 तरह से नाउन का यूज होता है, एक उसके फॉर्म को, सिंगुलर प्लूरल वाला जो फॉर्म होता है उसका यूज हम करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए सही सही तरीके से, उसके नियम होते हैं। दूसरा उसके आइडेंटिटी या कैरेक्टर, मतलब पहचान या चरित्र के हिसाब से उसका यूज होता है। अब आइडेंटिटी या कैरेक्टर क्या होता है, तो नाउन के आइडेंटिटी या कैरेक्टर को पहचानने के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, कारक, जिसे केस कहते हैं, CASE, केस कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको कारक। हिंदी में बहुत सारा होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, आपादान, संप्रदान, सब पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, इसमें 4 ही तरीके का होता है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस इसे कहते हैं, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस इसे कर्म कारक। पोसेसिव केस संबंध कारक, और एक होता है वोकेटिव केस। तो जो 4 प्रकार होते हैं कारक के, ये क्या है, ये नाउन के कैरेक्टर को बताने के लिए है। अब कारक क्यों जरूरी है,
कारक अगर नहीं हम पढ़े तो नाउन में क्या मिस्टेक हो जाएगा, क्या गड़बड़ी हो जाएगी, क्या नहीं समझ में आएगा। अगर कारक क्लियर नहीं रहा, केस क्लियर नहीं रहा तो क्या नहीं समझ में आएगा। तो ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कारक होता एक्चुअली क्या है, सेंटेंस में कारक का क्या महत्व है, क्यों नाउन के लिए कारक बनाए गए हैं। अगर कारक में गड़बड़ी हुई हमारे समझ में तो फिर आगे क्या गड़बड़ी हो जाएगी। तो कल का सेशन हमारा नेक्स्ट वीडियो का रहेगा कारक यानी कि केस, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा यूज होता है, नाउन के रूप में इसका क्या महत्व है, क्या पढ़ेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, क्या छूटेगा तो क्या गड़बड़ी, ये सब कल वाले वीडियो में होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी पुराने वीडियोज की तरह आपको पसंद आया होगा। तो थोड़ा मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में बताइए कि हाँ ये एक चैनल है, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे है। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन जो है वो परफेक्ट है, जितना काम होना चाहिए उससे बेहतर ही हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।